अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे पनामा लीक्स केस, जजेस की छुट्टियां, नए सीजेपी की आमद और कमीशन पर इनकार, नया साल और नया केस। ये भाग जाएंगे और देख लें आज वो भाग गए। नून लीग और नवाज शरीफ, ये मैं भूलने नहीं दूंगा। इमरान खान का ये है वो इमरानियत। कमीशन का टाइम ही चला गया है। आई एम द सीजर, आई एम द लॉ। हमने इसको मंतकी अंजाम पे पहुंचाना है। और फिर बात करेंगे हम नाज़रीन, ये सवाल उठाएंगे कि क्या इमरान खान यू टर्न के वाकई बादशाह हैं? नाज़रीन, 39 दिन इस केस की हेयरिंग के हवाले से, जिस दिन ये शुरू हुई पहली हेयरिंग और आज के दिन 39 दिन गुजर गए और 9 हेयरिंग्स हुई हैं, 9 दफ़ा कोर्ट बैठा है। और उसके नतीजे में आज जो फैसला हुआ, शॉर्ट ऑर्डर जो आया, उसमें ये कहा गया कि अब आज ये कमीशन के बारे में पूछा गया सब पार्टी से। शॉर्ट ऑर्डर में लिखा गया कि कुछ पार्टीज ने एग्री किया और कुछ ने नहीं एग्री किया। ये कहा गया कि अब क्योंकि नए सीजे आएंगे तो जब ही केस फिर से खुलेगा जनवरी के पहले हफ्ते में। और जो अहम बात है, ये कहा गया कि मैटर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड हर्ड, यानी कि क्लीन स्लेट मिलेगी नई सीजे साहब को। नए जो चीफ जस्टिस साहब हैं, साकिब निसार साहब, वो आएंगे और इस केस को स्क्वायर वन से शुरू करेंगे। तो इसका मकसद क्या है और फिर क्या होने वाला है, ये भी हमने सुना कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि छुट्टियां आने वाली हैं और छुट्टियां हार्ड अर्नड होती हैं, छुट्टियां भी लेनी लाजमी है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब जाहिर है मैं चूँकि जा रहा हूँ तो इस वजह से अब नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे। उन्होंने कहा कि छुट्टियों को मिलाते हुए बस 2 रोज़ हमारे पास हैं जिसमें हम सुन सकते हैं ये केस, और 2 रोज़ में तो ज़ाहिर है फैसला नहीं हो सकता। और ये भी कहा गया, अहम बात ही नाजरीन, बेंच से ये भी ऑब्जर्वेशन आई, उन्होंने कहा कि हम डिसअपॉइंटेड हैं कि कमीशन पर जो है नाम तो नहीं लिया, लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ ये था, इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि कमीशन हमें मंजूर नहीं है। नाज़रीन, अब इसका मतलब क्या है? बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि जी अब अगले साल पर ये बात चली गई, अब इसमें हासिल किसको होगा, फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है, क्या केस वीक था, क्या कमीशन बनाना ज़रूरी था और कमीशन की तरफ क्यों बेंच माइल था ज़्यादा। इस सब पर नाज़रीन बात करने के लिए हमारे साथ सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब हैं, माया नाज बैरिस्टर हैं, वकील हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ रह चुके हैं और पीपल्स पार्टी के लीडर भी हैं। इनका एक मौक़िफ़ अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है इस इशू पे। वेलकम टू द प्रोग्राम एतजाज़ साहब। थैंक यू जी। एतजाज़ साहब, ये इमरान खान साहब ने जब ये शॉर्ट ऑर्डर आया उसके बाद सुनिएगा इमरान खान साहब ने क्या कहा। नहीं हुई और मायूसी है कि डे टू डे हेयरिंग नहीं हुई। डे टू डे हेयरिंग पे नाज़रीन उन्होंने मायूसी का इजहार किया। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पहले रोज़ सीजे साहब ने बड़ी क्लियरली कहा था, बेंच से ये ऑब्जर्वेशन आई थी कि हम इस पर, ये केस बड़ा अहम है, पूरी कौम की इस पर नज़र है और पाकिस्तान का भी मामला है, इस पर हम जल्द अज जल्द फैसला करेंगे। तो और हम इस पर कोशिश करेंगे कि डे टू डे हेयरिंग हो। तो एतजाज़ एहसन साहब, केस में जो ये 39 डेज गुजरे, उसके बाद आज जो मौक़िफ़ सामने आया है, आज जो फैसला हुआ है, आप क्या कहेंगे कि ये जो हुआ ये बिल्कुल होना ही ऐसे था या इमरान खान साहब की मायूसी जायज़ है? नहीं, मेरा ख्याल है इस बेंच ने और इस बेंच से जो इनकी कॉम्पिटेंस की वजह से, इनकी सलाहियतों की वजह से जो तवक्कुआत हो सकती थी, इस बेंच ने डिसअपॉइंट किया है और बहुत बड़ी रियायत दे दी है वज़ीर आज़म को।
ये रियायत सिर्फ ये नहीं है कि केस को एडजर्न कर दिया है, लेकिन पार्ट हर्ड जो नहीं इसको रखा कि ये अब ये तसव्वुर होगा कि इसकी नई असर नौ हियरिंग शुरू होगी। और मामला जब इतना साफ और सीधा और आसान हो गया था, मतलब है जब दो चार हाथ लबे बाम रह गए, वो वाला था कि नवाज शरीफ के तरफ से जो बयानात और जो मौक़िफ़ अदालत में पेश हो चुका था और जो अदालत के सामने मारूफ मौक़िफ़ उनका दुनिया में मारूफ मौक़िफ़ था, वो ये था कि ये प्रॉपर्टीज़ शरीफ ख़ानदान की हैं। अब शरीफ ख़ानदान में बेटे हैं, बेटी है, बेगम की भी एक प्रॉपर्टी वो उसने अल्हम्दुलिल्लाह करके बताई हुसैन नवाज ने मार्च में। तो ये प्रॉपर्टीज़ एक यू कुड क्लब देम टुगेदर, इनमें कमाने वाला एक ही इंसान था बुनियादी तौर पे इतनी बड़ी रकम कमा लेने का, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ था। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ख़ुद अपने अल्फाज से, अपनी ज़बान से कौम से खिताब करते हुए कहा कि जो शख्स नाजायज़ दौलत रखता है वो अपने नाम पे नहीं रखता। यानी मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने नाम पे नहीं रखूँगा, मैं अपने बेटे के नाम पे रखूँगा, बेटी के नाम पे रखूँगा, बेगम के नाम पे रखूँगा, नेस्कॉल के नाम पे रखूँगा, नीलसन के नाम पे रखूँगा, मिनर्वा के नाम पे रखूँगा, फ्लैगशिप होल्डिंग्स के नाम पे रखूँगा। यही तो वो सारी चीज़ वो तस्लीम कर चुके थे। अब प्रॉपर्टी जायदाद की मलकियत जब शरीफ ख़ानदान ने तस्लीम कर ली हुई थी, उसके बाद तो ये 2 दिन का केस था, 2 हियरिंग्स। मौका सिर्फ उनको ये देना चाहिए था जो दिया गया कि तमाम दस्तावेज़ात वो पेश कर दें जिनसे पैसे की तरसील और उसके जायज़ होने की दलील ये साबित हो जाए। जायज़ होने की दलील ये इस तरह बनती है कि जितनी भी रकम लगी है लंदन के फ्लैट्स पे, उस पे टैक्स दिया गया है और कहाँ दिया गया है और किसने दिया है, और जो दलील तरसील की है वो बैंकिंग चैनल्स हैं, वो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, कौन से बैंक से वो पैसा जो कि गल्फ स्टील मिल के लगाने में काम आया सबसे पहले दुबई में, वो गल्फ स्टील मिल किस रकम से लगी और वो रकम कहाँ से आई। कहते हैं पाकिस्तान से नहीं गई, तो बाहर किस तरह जनरेट हुई, वो सीड मनी है। फिर वो बिक के मिल बिक के वो थानी फैमिली, कतरी फैमिली की, थानी फैमिली की बिजनेस, लैंड एंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बिजनेस में किस तरह, किस बैंक के ट्रांजैक्शन के ज़रिए गई वो दुबई से कतर। फिर वो रकम कितने अरसे तक उनके पास रही और कितना रकम कमाती रही, कितने पैसे आते रहे, कितने पैसे जाते रहे, वो सारे बैंक स्टेटमेंट। फिर वो रकम कतर से किस तरह जद्दा पहुंच गई, जद्दा पहुंच के उसने स्टील मिल खरीदी तो कौन से बैंक अकाउंट्स में उसके अकाउंट्स रखे गए, किस तरह डे टू डे उसके उसमें बैंक के स्टेटमेंट बता देगी कि किस तरह डे टू डे उसमें इजाफा होता गया, इतना इजाफा हुआ, इतना इजाफा हुआ कि जब जद्दा की स्टील मिल को बेचा तो आपने बिजनेस भी शुरू कर दी लंदन में, और लंदन में अरबा रुपयों की प्रॉपर्टी भी ले ली। अब ये जद्दा से भी डायरेक्ट, जद्दा से भी डायरेक्ट लंदन नहीं गई, ये रकम जद्दा से कतर गई, कतर से ब्रिटिश वर्जिन आयल आई, ब्रिटिश वर्जिन आयल से ये लंदन आई। ये सारी ट्रेल
शरीफ खानदान ने दिखानी थी, जी, एतजाज हमारे एहसन साहब, न्यारे हो जाते, खत्म हो जाती बात। एतजाज एहसन साहब, जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब 7 तारीख को हियरिंग हुई है तो जो आप बातें फरमा रहे हैं, कोर्ट बेंच से भी ऑब्जर्वेशंस यही आई थी कि जो इस वक्त केस है पिटिशनर का वो यही है कि जो आपने एक्वायर की है वेल्थ वो आपने इल्लीगल मीन्स से कमाए हुए पैसे से किए। फिर ये भी कहा गया कि आपका जो तमाम पैसे ने ट्रैवल किए उसकी हमें ट्रेल नहीं मिल रही। फिर ये भी कहा गया कि कतरी ख़त जो आया है वो उसके बारे में वो यकदम कहाँ से आ गया। फिर ये भी कहा गया कि जो तमाम इस वक्त आप सामने हमारे केस सबमिट कर रहे हैं उसको आपने प्रूव करना है। तो ये सब, और ये भी सीजे साहब ने कहा कि नेगेटिव इक्विटी जो दुबई स्टील मिल की है वो पॉजिटिव कैसे हो गई, ये करना है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लेकिन फिर जाहिर है जो डेवलपमेंट्स हुई आपके सामने, आपने बड़ी अहम बात की है कि और बहुत भारी बात कह दी, वो तो यानी कि कोर्ट के हवाले से आपने कहा कि आपको मायूसी हुई है। तो मायूसी क्यों आपको हुई है? नहीं, मायूसी की वजह है ना कि ये तो मामला 2 दिन में ख़त्म होने वाला था और छुट्टियां तो आ रही हैं 7-8 दिन में। और फिर ये है कि चीफ जस्टिस साहब भी छुट्टी पे जा रहे हैं, अगर तो 15 तारीख से जा रहे हैं, और जब छुट्टी पे चले जाते हैं तो तब भी वो फैसला लिख सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी अगर एक फैसला सुना जा चुका, एक बहस सुनी जा चुकी हो, एक बहस केस मुकदमा सुना जा चुका हो, जजों ने सुना हो, उस पे फैसला रिजर्व्ड हो या फैसला शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया हो, तो उसके बाद जजमेंट रिटायर्ड जज भी लिख सकता है इसी तरह से जिस तरह वो अभी जज हो। अगर फैसला अगर उसने केस की सारे की समाअत पहले कर ली हो, तो ये बात कहना कि जी 2 दिन रह गए, 2 दिन बिल्कुल नहीं रहे, और 2 दिन में ये फैसला लेकिन हो सकता था, इसकी हियरिंग कंप्लीट हो सकती थी। अब आपको मैं बताऊं नसीम, अब कोई इस केस में ज़रूरत नहीं है किसी विटनेस के एग्जामिन करने की। हाँ, अगर एतजाज साहब माजरत के साथ इससे पहले आप उस पे जाएं, ये जो मैं 2 दिन की आपने बात फरमाई, ये जस्टिस खोसर साहब ने फरमाया कि छुट्टियों की बात हुई और ये कहा गया कि जी छुट्टियों कितनी ज़रूरी हैं। मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब ने, किसी ने कहा, तो जस्टिस खोसर साहब ने कहा हार्ड अर्नड वेकेशन होती है, हार्ड अर्नड हॉलीडेज होती हैं। तो ये माजरत के साथ मतलब कोर्ट के सामने तो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक आम शहरी के हवाले से मैं ये सवाल उठाऊंगी कि अगर कोर्ट ने पहले दिन की प्रोसीडिंग में हम मौजूद थे, कोर्ट ने कहा था ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा केस है, बहुत अहम केस है, उन्होंने कहा इनाकी से बचाने के लिए मुल्क को हमने ये लिया और हम इसका फैसला करेंगे सब कुछ। तो छुट्टियां यानी कि उनको डिले नहीं किया जा सकता, कैंसिल नहीं किया जा सकता, कितनी लाजमी होती छुट्टियां? ये तो बड़ी अच्छी बात की खोसा साहब ने कि छुट्टियां बड़ी लाजिम होती हैं। अगर उन्होंने किया, मैं तो मौजूद नहीं था, आप फरमा रही हैं, उन्होंने कहा हार्ड अर्नड। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना ही हार्ड अर्न मेरे लिए भी छुट्टियां हैं, तो मैं तवक्को करूंगा कि जितने जज साहिबान हैं वो जिस दिन इन छुट्टियों के दौरान जिस दिन मेरा कोई केस लग जाएगा, तो मेरी इतने कहने पे कि जी हार्ड अर्न छुट्टी मुझे भी चाहिए, मुझे भी छुट्टी दे देंगे। हालांकि ये कोर्ट बैठे रहते हैं, बहुत सारे जजेस बैठे रहते हैं, छुट्टियों में भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं। दे आर अ हार्ड वर्किंग लॉट यार, ये इसमें कोई शक नहीं। जितना काम जजेस को करना होता है अदालत में, तो 4-5 घंटे सुनना होता है, फिर बाद में फैसले लिखने होते हैं, फैसलों दलाइल से लेके। दे आर हार्ड वर्किंग लॉट। बट ये छुट्टियों में भी केस लगता है तो हमें तो पेश होना पड़ता है, हमें तो गुंजाइश नहीं मिलती देती। जज साहबान कहते हैं कि जी हम बैठे हुए हैं तो आप भी बैठें। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है खोसा साहब ने ये कहा है, मैं तो उनको कोट करूंगा। छुट्टियां मैं भी करना चाहता हूं, सर्दियों की छुट्टियां जब आती हैं, मेरे लिए भी दे आर हार्ड अर्नड, बड़ी मेहनत की है सारा साल और छुट्टियां लेना चाहेंगे। लेकिन ये केस जो है ये तो अब ख़त्म हो रहा था,
दिस वाज ऑन इट्स लास्ट स्टेजेस। इसमें तो सिर्फ नवाज शरीफ के वकला ने और शरीफ खानदान के वकला ने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है। हाँ, अगर उन्होंने कोई गवाही दे पेश करनी है तो वो कतरी शहजादा हो सकता है। वो मेरा नहीं ख्याल कि पेश होने को तैयार होगा और जिरा को अपने ऊपर जिरा और सवालात करने की इजाज़त देगा। उसका चार्ली रोज के साथ एक इंटरव्यू नेट पे चल रहा है, इसी का, जासिम का। चार्ली रोज एक बहुत बड़ा एंकर है अमेरिका का, बड़ा मारूफ एंकर है, बहुत उसकी है। उसको इसने कहा कि मैं बिलियनियर तो हूँ, अरबपति तो हूँ, लेकिन जो आपके कवानीन है, मगरिब की दुनिया के कवानीन है, जो माइंड यू ज़्यादातर पाकिस्तानी कवानीन भी हैं, हमारे कवानीन ममासलत रखते हैं यूरोपियन अमेरिकन फिस्कल लॉज से। उसने कहा कि आपके कवानीन के पैमाने पे मेरी दौलत जो है वो नाजायज़ होगी। ये हम कतर में हमारा अपना ही सिलसिला है, वहाँ कोई जायज़ नाजायज़ का सिलसिला नहीं है। ये चार्ली रोज का आप इंटरव्यू उसका देखें, उसमें अगर आप गूगल करें आपको मिल जाएगा। तो ये तो कतरी शहजादा तो खड़ा हो ही नहीं सकता विटनेस अच्छा, बॉक्स आप पे। कतरी शहजादे की बात करें, हो जाए। एतजाज साहब, जस्टिस असमत सईद साहब ने कहा, ये उनको हमने कोट किया शुरू में, कि उन्होंने कहा कि औरों का तो मुझे नहीं पता लेकिन आई एम डिसअपॉइंटेड। उन्होंने कहा ये यानी कि कमीशन नहीं बनने पर जो राजी हुई पीटीआई, उन्होंने कहा कि इतने डॉक्यूमेंट्स आपने हज़ारों दिए हैं, हमने ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे अभी आप चल रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स क्वेश्चन कर रही है, एक साइड दूसरे के कर रही है, दूसरी पहली साइड के कर रही है। तो उन्होंने, उनका तो ये था कि भाई हमें डॉक्यूमेंट सब पढ़ने हैं, कमीशन बनने की ज़रूरत है। और आप एतजाज एहसन साहब कह रहे हैं कि ये 2 दिनों का ही मामला था और ऑब्जर्वेशन जजेस की ये थी। वो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत क्या है जब एक फरीक कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसके बाद आधे से ज़्यादा केस तो तय हो गया। मुश्किल वक्त, मुश्किल ऐसे केसेस में, असासा जात के केसेस में मुश्किल वहाँ होती है जहाँ अदालत को या फरीक सानी को ये साबित करना हो कि ये जायदाद एतजाज एहसन किया, उसकी ये जायदाद भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मुख्तलिफ नामों पे है और असल में इसने कमाई है, नाजायज़ कमाई ली है, आमदन नाजायज़ थी, जिस रिश्वतखोरी थी, कमीशन थी, जिस पे इसने ये इतने घर बना लिए हैं, कोठियाँ बना ली हैं, और उस पर और एतजाज एहसन इनकार करता है। फिर वो साबित करना एक दुश्वारी होती है, एक बड़ी मुश्किल मरला होता है। वो शरीफ ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह 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 कह रहा है कि यार रुपयों की प्रॉपर्टी हमारी है, बिल्कुल हमारी है। अब उसके बाद तो केस बड़ा सिंपल हो गया है। उसके बाद तो आपने ट्रेल देखनी है कि पैसा किन जायज़ ज़राए से, तरीक़ों से कमाया गया, यानी उसका इनकम टैक्स पेड है। फिर वो किन ज़राए से दुबई पहुंचा, दुबई से कतर पहुंचा, कतर से जद्दा पहुंचा, जद्दा से पैनामा पहुंचा, पैनामा से ब्रिटिश वर्जिन आइल्स पहुंचा, ब्रिटिश वर्जिन आइल्स से लंदन पहुंचा और लंदन वो कन्वर्ट हो गया इन प्रॉपर्टीज में। ये तो ये बात बस बतानी है, ये समझानी है शरीफ खानदान को दस्तावेजात के जरिए। जी अब ब्रेक लेते हैं, लेकिन इंतजार साहब ये सवाल आपके पास छोड़े जाते हैं कि कोर्ट की तरफ से, बेंच की तरफ से ये कहा गया कि जो पीटीआई ने भी दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने कहा जो मरियम नवाज इस बेनिफिशरी का जो डॉक्यूमेंट है आईसीआईजे की वेबसाइट पे, उन्होंने कहा वो आपने डाउनलोड किया है तो उसकी भी डॉक्यूमेंट को की वेरिफिकेशन चाहिए। तो आप एक साइड की बात कर रहे हैं, फिर मैं रिपीट करूंगी कि कोर्ट तो ये कह रहा था कि इमरान खान की तरफ से, जो पीटीआई की तरफ से डॉक्यूमेंट दिया गया, सवाल है कि मरियम नवाज साहिबा बेनिफिशरी हैं, यानी उन्होंने कहा दैट इज़ फॉर क्वेश्चन, अभी तक उसको नहीं किया गया पूरी तरह से, एविडेंस सामने नहीं आया। तो क्या इसका मतलब है? नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। याद रखें एतजाज एहसन साहब ने बड़ी भारी बात की है, ये वही कर सकते थे, हम तो यहाँ सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि
कोर्ट के हवाले से एतजाज़ एहसन साहब कह रहे हैं कि इनको बहुत मायूसी हुई है कोर्ट की कॉम्पिटेंस क्या, लेकिन कोर्ट ने आज जो फैसला शॉर्ट ऑर्डर दिया ही थिंक्स कि वो सही नहीं है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एतजाज़ एहसन साहब से सवाल करते रहेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो पनामा केस पे डेवलपमेंट्स हुई कोर्ट में, उसके हवाले से हम बात करें। हमारे साथ सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब हैं। एतजाज़ साहब, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी और मनी ट्रेल वगैरह की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और शरीफ फैमिली की तरफ से, लेकिन बड़ी क्लियरली कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पीटीआई की तरफ से जो डॉक्यूमेंट आया मरीम नवाज साहिबा के हवाले से कि जिसमें ये कहा गया जो फ्लैट्स हैं उसकी ओनरशिप और बेनिफिशरी मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने कहा ये डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट है। तो कोर्ट ने तो बड़ी क्लियरली ये कहा कि पीटीआई की तरफ से भी उनको जो डॉक्यूमेंट्स मिले हों उस पर भी उनको वेरिफिकेशन वगैरह चाहिए। देखें, अब जो टेक्नोलॉजी जहाँ पहुँची है और अदालतों में ईमेल्स, अब सारी कॉमर्स हो रही है ऑन ईमेल्स, सारी कॉमर्स दुनिया जहान की, और दुनिया जहान में प्रिंट आउट्स फ्रॉम द नेट फ्रॉम द सर्वर्स आर एडमिसिबल इन एविडेंस। अरबा रुपयों के और डॉलर्स के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ऑन द नेट। सो उसके लिए नए कवानीन बन चुके हैं, नए एडमिसिबिलिटी के लिए उनके, और अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ही वेबसाइट्स पे। एतजाज़ साहब, फिर हुआ क्या? वेबसाइट से डाउनलोड होते हैं। एतजाज़ साहब, देन व्हाट हैपेंड ये बताएं। देखिए ना, आप अदलिया को जानते हैं, आप कानून को जानते हैं, बताएं क्या हुआ है। मुझे नहीं पता कुछ भी, ये मुझे मालूम नहीं, पर मुझे ये पता है, कल ही मैंने बात की एक प्रोग्राम में कि दो रास्ते ले सकती है अदालत, और वैल्यू जजमेंट उनको वो करेंगे। वो जजमेंट से पहले जो जजमेंट होती है, जो ज़हन बनाया जाता है, जजेस हमारी तरह इंसान है, वो कोई माफौकुल फितरत मखलूक नहीं है। वो पहले वो मतलब एक फैसला उनका अंदर से होता है, और ये इसके बारे में बड़ी जूरिस्प्रूडेंस है। और इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैंने कल कहा कि दो रास्ते हैं, उनमें से पता नहीं, खबर नहीं कौन सा रास्ता ये बेंच लेगा। अभी तक मैं कन्विंस नहीं हूँ, पर मेरे ख्याल में ये रास्ता फिर भी मैंने बताया, लेकिन मुझे तवक्को नहीं थी कि ये बेंच ये रास्ता लेगा। वो दो रास्ते जो हैं, एक हमारे यहाँ का हाजी सैफुल्लाह का केस है और एक यूसुफ रज़ा गिलानी का रास्ता दूसरा रास्ता है। हाजी सैफुल्लाह के केस में आपको याद होगा कि 29 मई 1988 को ज़ियाउल हक ने जुनेजो को, प्राइम मिनिस्टर जुनेजो को फारिग कर दिया और असेंबली डिसॉल्व कर दी। वो हाजी सैफुल्लाह एक एमएनए थे, उस असेंबली में 85 की, उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में इस केस को, डायरेक्ट 184(3) के तहत इस फैसले को। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग्स हुई, कोई 1.5-2 महीना हियरिंग्स होते रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला लिख लिया, और कोई 150-200 सफ़े का फैसला वो मौजूद है, वो रिकॉर्ड पे है। और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ज़ियाउल हक का इक़दाम था वो गैर आइनी था, गैर कानूनी था, उसका कोई जवाज़ ना आइन में ना कानून में था। अब इसके बाद जो मंतकी फैसला होना चाहिए था वो तो ये कि जुनेजो की असेंबली और जुनेजो की वजारत उज़्मा हुकूमत वो बहाल हो जाती। बिल्कुल। लेकिन ये लिख के कहा जाता है, इस पे बड़ी बहस हुई, क्या हुआ, यकदम क्या हुआ
कि आखिरी 4 पैराग्राफ में कोर्ट ने बिल्कुल एक यू टर्न ले ली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। ठीक, वो कहा जाता है कि उस वक्त के वजीर कानून ने जाके उनको पैगाम दिया जजेस को, आर्मी चीफ का, असलम बेग का, और वो उन्होंने आखिरी 4 पैराग्राफ लिख दिए, वरना जुनेजो साहब के लिए आउटराइडर्स, पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे, उनको सुप्रीम कोर्ट पिंडी में था उस वक्त, अदालत पिंडी में बैठती थी। अच्छा, वो सारी गाड़ियां वो सारे पहुंच गए जी। और वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर 4 पैराग्राफ लिख दिए कि चूंकि ये सब दुरुस्त है कि ये इकदाम गलत था, गैर आईनी था, ये हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अब इलेक्शन चूंकि कॉल हो गए हैं और इलेक्शन होने वाले हैं, 19 नवंबर को इलेक्शन होंगे, 17 नवंबर और 19 नवंबर टाइम खत्म हो रहा है जरा, तो इसलिए हम इसको रिस्टोर नहीं लेकिन देखिए ना, एक तो जाहिर है आपने ये तो एक तो रास्ता ये है जी, दूसरा रास्ता है जी यूसुफ रजा गिलानी के केस का। जी, यूसुफ रजा गिलानी के केस में जज साहिबान ने 7 जजों ने फैसला किया और यूसुफ रजा गिलानी को एक खत ना लिखने की पादाश में सजा दी टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट ऑन द कोर्ट रोज, यानी अच्छा जी इत्तेज़ार साहब, ये सजा थी। प्रोग्राम का हमारा टाइम खत्म हो रहा है कि इस सजा से वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होते वजारत उज़्मा से या अपनी मेंबरशिप से, असेंबली की मेंबरशिप से। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कोर्ट जी एक फैसला जी पहले का वैल्यू जजमेंट कर चुकी थी। अच्छा, लेकिन जाहिर है आप मामला भेजा गया स्पीकर को, ठीक, फहमीदा मिर्जा ने इत्तफाक किया कि ये डिस्क्वालीफाई नहीं करता फैसला, ठीक, लेकिन उन्होंने उसके बाद चूंकि ये वैल्यू जजमेंट एक हुई हुई थी अदालत ने, उन्होंने आखिर दम तक पहुंचना था, इसलिए एक 3 मेंबर का बेंच बना गया जी, वो तारीख जस्टिस खुद बैठे और फिर उनको घर भेज दिया, यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इत्तेज़ार साहब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ये फैसला जी, ये फैसला आप कह रहे हैं कि जो पहला रूट है वो इन्होंने अपनाया, लेकिन उस रूट में तो इत्तेज़ार साहब नाज़रीन कह रहे हैं कि कोई पैगाम आया, ये आया, तो जाहिर है इस बेंच के हवाले से तो ये हम नहीं कह सकते कि कोई पैगाम आया, लेकिन इत्तेज़ार साहब ने जो फैसला बताया, जो लिया है, वो उस हवाले से बता रहे हैं कि जो पिछला केस था उसमें तो पैगाम आए थे, तो वो रूट लिया जिस रूट का वो जिक्र कर रहे हैं, और आज इन्होंने फिर कहा कि वही रूट लिया है कोर्ट ने। हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या इमरान खान साहब यू टर्न के बादशाह हैं, क्योंकि बार बार ये कह रही है PMLN कि भाई आपने तो कमीशन मांगी थी, तो उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, सेनेटर एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर, बात कर रहे हैं जो आज डेवलपमेंट्स हुए पनामा केस के हवाले से, और हमारे साथ शफकत महमूद साहब भी हैं, PTI के लीडर हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम शफकत महमूद साहब। एतजाज़ साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ कह रहे थे और ब्रेक में नाराज़ हो रहे थे, लाइन कट गई थी, तो आपने बताया था कि जो दूसरी ऑप्शन आपने कहा कि 3 मेंबर बेंच बनाया था यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से। हाँ, मैं यही कह रहा था कि जुडिशरी जो है इस पे को पहले फैसला करके कुछ जहन बना के, वैल्यू जजमेंट करके, एक ब्रॉड पैरामीटर बना के और उसके मुताबिक चलते हैं। और इसमें जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो ये है कि एक केस जो कि अब मेरी निगाह में तो बिल्कुल एट इट्स फाइनल स्टेजेस, एंड इसमें द शरीफ फैमिली वाज इन अ टाइट कॉर्नर, टाइट पोजीशन। अब वो रीहियरिंग होगी तो उसकी क्या खबर क्या हो। 27 दिसंबर को आपकी भी डेडलाइन आ रही है, 27 दिसंबर को आपकी भी डेडलाइन आ रही है आपकी पार्टी की, तो आप क्या करेंगे 27 दिसंबर को पनामा लीक्स के हवाले से? 27 दिसंबर को तो हमारी डेडलाइन है कि पनामा पेपर्स इंक्वायरी बिल अडॉप्ट हो, उसको लॉ बनाया जाए, गवर्नमेंट उसमें हमारा साथ दे। गवर्नमेंट को मुश्किल ये है कि
वो जो बिल है उसकी शिकें जो है एक्चुअली इट इज ए प्रोफेशनल वर्क टू ट्रेस एंड फॉलो द मनी ट्रेल। वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक बड़ी ठोस कानून है जिसको वो नहीं मानेंगे तो हमारा एहतजाज होगा, शुरू होगा। आपका एहतजाज शुरू होगा। और शफकत महमूद साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आज सारा शाम हम सुनते रहे हैं पीएमएलएन से कि आपके लीडर यू टर्न के बादशाह हैं। वो कह रहे हैं जी कमीशन का खुद ही काट, TORs भी दिए पहले रोज जब हियरिंग हुई, और उसके बाद जब कमीशन बन रहा है तो आप कह रहे हैं बॉयकॉट करेंगे। देखिए, शुरू में नसीम हमने बिल्कुल कहा था कमीशन बने। हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिलके कोशिश भी की कि कोई अग्रीड अपॉन TORs बन जाए, जिस पे गवर्नमेंट बिल्कुल नवाज शरीफ साहब और नून लीग बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थी। इतना लंबा अरसा वो गुजर गया। जब कोर्ट की हेयरिंग शुरू हुई तो उसके बाद जो शवाहिद थे वो आने शुरू हो गए और पता लग गया कि इनके पास तो ना कोई कागज़ है ना कुछ है। एक कतरी कुछ साहब हैं, उनका ख़त एक झूठा मूठा ख़त है, पता नहीं उसकी कोई कानूनी हैसियत भी है या नहीं है। वो आ गया। जब कोर्ट ने पूछा कि जी आप मनी ट्रेल बताएं, उन्होंने कहा कि जी उस ज़माने में तो ना ईमेल थी, ना फैक्स थी, ना ये था ना वो था। कभी मुशर्रफ को बीच में ले आए कि जी मुशर्रफ के ज़माने में हमारे कागज़ सारे चोरी हो गए। तो हम तो कहते हैं कि क्या उस ज़माने में गधा गाड़ियों पे पैसे लाद के या ऊँटों पे पैसे लाद के जो है कतर भेजे जाते थे या जद्दा भेजे जाते थे। तो जैसे अभी एतजाज़ साहब फरमा रहे थे, एविडेंस तो जो रेलेवेंट एविडेंस है वो आ गई है। यानी कि नवाज शरीफ साहब ने बार बार जो चीज़ों की असर्शन की है, जो कहा है, वो गलत साबित हुआ। यानी कि वो आमदन, हमारे ख्याल में आमदन वो गलत बयानी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे और वो नज़र आ गया। फिर उन्होंने कई चीज़ें ऐसी की जो नज़र आ गई हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जद्दा से हमने जब मिल बेची तो ये वो सरमाया था जिससे हमारे बच्चों ने कारोबार शुरू किया। हमने एविडेंस पेश की है कि 2001 में उनके जो बहुत ही होनहार साहबजादे हैं जो 2 साल पहले तालिब इल्म थे, उन्होंने 7 कंपनियां इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी और करोड़ों रुपए के या पाउंड्स के वो मालिक बन गए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिसका ना कोई मनी ट्रेल थी, तो सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के और कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। साथ हमने ये भी साबित कर दिया कि मरियम नवाज साहबा जो है वो डिपेंडेंट है, ना उनकी कोई खावन जो है कमाता है, राती जाती उम्रा है, कहती है मैं अपने वालिद साहब के पास रहती हूँ। और उसके अलावा उनका उसमें शफकत महमूद साहब आप भी कोर्ट में थे, डिपेंडेंसी के इशू पे आप भी कोर्ट में थे। जाहिर है वो इट्स एन ओपन क्वेश्चन। जाहिर है वो जो बेंच है वो उस तरीके से नहीं देख रहा जैसे आप देख रहे हैं। लेकिन अभी इमरान खान साहब ने ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम पहले कोर्ट में थे इन्वॉल्व, अब हम पब्लिक के पास जाएंगे। तो अगले 3 हफ्ते में आप अगर नाजरीन को बता दें ब्रीफली कि पॉलिटिकली आप क्या करेंगे, क्या फिर से जलसे जुलूस शुरू करेंगे, धरने शुरू करेंगे? नहीं, धरने की बात नहीं है। अभी तकरीबन 3 हफ्ते हैं हेयरिंग को और इस अरसे में हम सियासी एक्टिविटी करेंगे, जलसे करेंगे और हम बिल्कुल अवाम के सामने जाएंगे, बिल्कुल अवाम के जलसे करेंगे। आपने ये बड़ी क्लियरली कह दिया। That is what political parties do, नसीम। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी को कांटेक्ट करेंगे फिर से? आज एतजाज एहसन साहब के पास चौधरी सरवर साहब भी बैठे हुए थे, काफी देर हमें ये खबर मिली। तो क्या आप लोग कांटेक्ट करें पीपल्स पार्टी को? देखिए, हमने तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये सारा ये जो TOR का काम था शुरू किया। उसके बाद जब हमने तहरीक शुरू की, जब हमने देखा करेंगे अब आने वाले दिनों में कोई इरादा है आपका कि मेरी बात सुन लें ना नसीम, मेरी बात सुन लें कि जिस वक्त हमने देखा कि रिजल्ट नहीं निकल रहा तो अपने अवाम की जब अदालत में जा रहे थे तो हमने पीपल्स पार्टी को कहा आए हमारे साथ शामिल हो जाए। मतलब मुझे याद पड़ता है कि एक हमारी रैली जो थी 3 सितंबर की, उसमें जनाब खोसा साहब और मंजूर भट्टू साहब तशरीफ भी लाए थे। लेकिन जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे, हमारा ख्याल था कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। उसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं हुई।